हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकित चमोली। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीकली करंट अफेयर्स का। बट बिफोर वी बिगिन, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स विच यू हैड गिवन फॉर द प्रीवियस क्वेश्चंस आई हैड आस्क्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। सो मेघा डोबरियाल ने आंसर किया है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर इज हरदीप सिंह पुरी। बिल्कुल सही। जल शक्ति मिनिस्ट्री इज अंडर गजेंद्र सिंह शेखावत। अब आपको इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो है 2019 में इन 2019 मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन अलॉन्ग विद ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। सो ये दो जो मिनिस्ट्री थी इनको क्लब करके बना दिया गया है जल शक्ति मिनिस्ट्री। एम वेंकैया नायडू इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शुभम बिष्ट जो है वो आंसर करते हैं हरदीप सिंह पुरी, विच इज़ करेक्ट। सो इस बार जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मटर्नल मोर्टालिटी रेट क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे हाया सोफिया के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2019 रिपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे WHO एंड IPPR के बारे में। क्या है ये IPPR, आगे हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टाइगर सेंसस सेट्स अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मंगोलियन कंजूर बीइंग रीप्रिंटेड। मंगोलियन कंजूर क्या है और इसे क्यों रीप्रिंट किया जा रहा है। लास्ट में हम कवर करेंगे न्यूज़ शॉर्ट्स में हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मैटरनल मोर्टालिटी रेट। Maternal mortality in India, the Office of Registrar General Sample Registration System has released a special bulletin on maternal mortality in India. So इस ऑफिस ने एक maternal mortality rate in India पर एक बुलेटिन निकाला है which is from the year 2016 to 2018. So maternal mortality rate क्या चीज़ होती है। जब हम maternal mortality rate की बात करते हैं, it is the number of maternal deaths in a given period per population of women who are of reproductive age. So maternal death upon women of reproductive age. So WHO कहता है, as per the WHO, maternal death क्या है। maternal death is a death of women while she is pregnant or within 42 days of termination of pregnancy from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management. सो मैटरनल डेथ हमने जाना क्या होता है WHO के अकॉर्डिंग। मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो अगर हम इंडिया की बात करें जो कि बहुत ही अच्छा तरीके से डिक्लाइन होते जा रहा है, बट वी आर स्टिल टू अचीव अ लॉट मोर इन दिस। MMR जो कि है अब हो चुका है इस जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 113 इन 2016-2018 फ्रॉम प्रीवियस 122, और उससे पीछे चले 130। अब इस चार्ट से आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। 2014-2016 की अगर हम बात करें उसमें था MMR 130, उसके बाद घटकर हो गया 122 और जो अब हो गया है वो है 113। सो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिख रही है साल साल। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर हम इसमें बात करें, MMR इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मेटरनल डेथ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड पर 1 लाख लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। अब आपको ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में इसमें 1 लाख लाइव बर्थ्स आते हैं, मतलब 1 लाख में देखा जाता है मैटरनल मोर्टालिटी रेट। जबकि कि अगर हम IMR दैट इज़ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की हम बात करें, इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पर 1000। सो IMR जो है वो आता है पर 1000 में, और MMR जो आता है वो पर 1 लाख पे कैलकुलेट किया जाता है। टारगेट 3.1 ऑफ SDG सेट बाय द यूनाइटेड नेशंस एम एट रिड्यूसिंग द ग्लोबल मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो टू लेस देन 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। सो जो यूनाइटेड नेशंस का गोल है वो कहता है, वो अचीव करना चाहता है 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। तो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है एंड इसमें अभी हमें काफ़ी कुछ अचीव करना रहता है। अगर हम इसकी बात करें, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल की बात करें, जिसको जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, इसका और क्या क्या काम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टिंग पॉपुलेशन सेंसस, जो अब जनगणना होने वाली है उसको भी ये क्या करेगा,
कंडक्ट करवाएगा एंड मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स इन कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इट हैज़ बीन गिविंग एस्टिमेट्स ऑन फर्टिलिटी एंड मोर्टैलिटी यूजिंग सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। SRS जो हमने बात करी, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक sample survey in the country that along with other indicators provide direct estimates of maternal mortality through a national representative sample। तो हमने बात करी ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल की, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। चलिए आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। ये तो सबको पता होगा, सो आई होप कि आप बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एंड प्लीज़ कमेंट करते रहिए। स्टेटस ऑफ सम स्टेट्स, अब कुछ हम इंपॉर्टेंट स्टेट्स की बात कर लेते हैं, उनका क्या इसमें परफॉर्मेंस रहा है। सो MMR ऑफ वेरियस स्टेट्स, असम में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है विच इज़ 215, यूपी में 197, मध्य प्रदेश में 173, राजस्थान 164 और उत्तराखंड में भी काफ़ी ज़्यादा है विच इज़ 99। सदर्न स्टेट्स में काफ़ी अच्छा एक रजिस्टर्ड लोअर MMR हमने देखा है, जैसे कि कर्नाटका में है 92, केरला में है 43। तो आप देख सकते हैं केरला का इसमें काफ़ी अच्छा एक स्कोर हमें दिख रहा है। स्टेटस ऑफ द रिपोर्ट। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके हमें स्कीम्स जानना भी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ने MMR को कम करने के लिए क्या क्या रुख अपनाए हैं। सो लक्ष्य इज़ अ लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसमें लॉन्च करी गई है। जननी सुरक्षा योजना भी लॉन्च करी गई है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। सो आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं, हावेवर इनके नाम आपको पता होने चाहिए। और आप इन सभी स्कीम्स में एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आप देखेंगे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर जोर दिया जाता है, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी, एक तो रिकॉर्ड होगा, अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस होगा, तो उससे जो MMR है वो कम होता है और एक अच्छा उसमें जो बेबी की हेल्थ होती है या मदर की जो हेल्थ होती है वो भी इम्प्रूव होती है। सो इसी उद्देश्य से ये गवर्नमेंट ये स्कीम्स चलाती हैं। नेक्स्ट हम कवर करते हैं हाया सोफिया के बारे में। सो आप ये देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट आपको ये दिख रहा होगा। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ हाया सोफिया विच इज़ लोकेटेड इन इस्तांबुल, टर्की। कुछ और इमेजेस आप देख सकते हैं। सो एक बहुत ही मार्वल है ये आर्किटेक्चर का, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल डिज़ाइंस। आप देख सकते हैं क्रिश्चियन फेथ का, मुस्लिम फेथ का इसमें बहुत ही अच्छा एक आर्टिस्टिक इसमें अप्रोच देखी गई है। सो हाया सोफिया इज़ दिस प्लेस, इसको ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सो हाया सोफिया कहाँ लोकेटेड है? हाया सोफिया इज़ लोकेटेड इन इस्तांबुल, टर्की, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। इट इज़ लोकेटेड इन इस्तांबुल, टर्की और इस्तांबुल, ये आप देख सकते हैं। इस्तांबुल को कहा जाता है इंटर कॉन्टिनेंटल सिटी, बिकॉज ये 2 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करती है। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वो 2 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आई होप यू विल आंसर दिस टू। सो अगर हम बात करें इस्तांबुल के बारे में, आपको पता होना चाहिए टर्की की जो कैपिटल है वो है अंकारा। बहुत बार लोगों को लगता है इस्तांबुल है, बट नहीं, इट इज़ अंकारा। हाँ, इस्तांबुल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सिटी में से एक है। सो एजेंसी आप देख सकते हैं, लोकेशन आप ज़रा ध्यान से देखा करिए। एजेंसी आपको यहाँ दिखेगा, मेडिटेरेनियन सी आपको दिखेगा, स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीज। सो दिस इज़ कनेक्टिंग ब्लैक सी। अब आप देख सकते हैं ब्लैक सी भी यहाँ पर लोकेटेड है। सो रिसेंटली क्या हुआ है, देखिए रिसेंटली टर्कीज हाईएस्ट कोर्ट अलाउड फॉर द कन्वर्जन ऑफ नियरली 1500 ईयर ओल्ड, 1500 साल पुरानी वो मॉन्यूमेंट जो हमने देखा है, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट हाया सोफिया, फ्रॉम अ म्यूजियम, इसको म्यूजियम से अब बनाया जा रहा है मॉस्क में। सो द सेंचुरीज ओल्ड स्ट्रक्चर लिस्टेड एट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यह शुमार है, वॉज ओरिजिनली अ कैथीड्रल आप टेम्पल कह सकते हैं, इन द बिजेंटीन एम्पायर बिफोर, कैथीड्रल यानी चर्च हो गया, वैसे इन द बाइजेंटीन एम्पायर बिफोर इट वॉज टर्न इनटू अ मॉस्क इन 1453। सो 1453 में इसको मॉस्क में तब्दील कर दिया गया, जब कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हम आज के टाइम में इस्तांबुल के रूप में देखते हैं, टर्की के रूप में देखते हैं, उसको उस समय बोला जाता था कॉन्स्टेंटिनोपल, फेल टू सुल्तान महमूद II ऑटोमन फोर्सेस इन 1930s। अब 1930 में क्या होता है,
मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे, और जैसे कि इंडिया में महात्मा गांधी का स्टेटस है, वैसे ही टर्की में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क हैं। द फाउंडर ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्की शट डाउन द मॉस्क, और उन्होंने एक इसको सेक्युलर अप्रोच को अपनाते हुए उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये जो था ये हिस्टोरिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ये मॉन्यूमेंट है, जो ये आर्किटेक्चर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बहुत सारे फेथ से भी ये करेक्टेड रह चुका है। जैसे कि अगर हम बात करें, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ग्रीक टेम्पल था, उसके बाद ये काफ़ी समय तक चर्च का हेडक्वार्टर रहा, उसके बाद ये रहा मुस्लिम फेथ ने इसमें जब 19 अभी हमने बात करी है 1400 एंड यहाँ पर आपने देखा होगा 1453 में इसको बना दिया गया मॉस्क में, और 1930 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इसमें क्या किया, उन्होंने इसका एक म्यूज़ियम से इसको हटा के मॉस्क से इसको हटा के म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। सो द चेंज इन स्टेटस ऑफ हाया सोफिया कम्स आफ्टर रिपीटेड वार्निंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब देखिए, अब इसको हम फिर से एक मॉस्क में तब्दील करेंगे तो एक जो सेक्युलर नेचर था इसका, जो टर्की का जो सेक्युलर नेचर था वो भी हैम्पर हो रहा है, साथ ही इस जो जगह है उसके साथ इतने लोगों की फेथ थी वो भी कहीं ना कहीं इससे हर्ट होती है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हमने ये जो बात किया उसमें हम एक चीज़ देख लेते हैं यूनेस्को के बारे में, क्योंकि हमने बात किया ये 1500 ईयर ओल्ड पुरानी है एंड हैज़ बीन लिस्टेड एज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ अ प्लेस दैट इज़ लिस्टेड बाय यूनेस्को एज अ स्पेशल कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस। 2019 में जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं एर्दोगान हैड सेड इट ही वुड टर्न द स्ट्रक्चर बैक इनटू मॉस्क अगेन। सो आप अगर न्यूज़ को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा रॉडगन जो हैं इन्होंने काफ़ी सारे इनके बहुत ही अलग अलग डिसीजंस रहे हैं, एंड ये जो टर्की का जो सेक्युलर नेचर है उसको हैम्पर करके इसको एक इस्लामिक स्टेट में तब्दील करने की इनकी एक कोशिश चल रही है। सो एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। आई होप यू विल आंसर दिस। हाया सोफिया द मॉन्यूमेंट दैट वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड बहुत ही इजी इसका आंसर होगा। इसमें से आप प्लीज़ कमेंट में नीचे इसको आंसर करिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2019 रिपोर्ट। ये क्या चीज़ है? सो व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? अब जो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को देखते हैं, क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? सबसे पहले हमें देखना होगा इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है। इंटेलेक्ट मतलब होता है बुद्धि। सो इंटेलेक्ट इज़ बुद्धि। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत बार यह प्रश्न आ जाता है, व्हाट इज़ ब्रेन एंड डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। सो ब्रेन आप देख सकते हैं, ब्रेन इज़ लाइक अ हार्डवेयर, जैसे भी कंप्यूटर्स होते हैं। सो ब्रेन इज़ लाइक द हार्डवेयर, और माइंड जो है वो सॉफ्टवेयर है, और माइंड का ही एक पार्ट है इंटेलेक्ट, जिसको हम बोलते हैं बुद्धि। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और जब हम बात करते हैं बुद्धि, इंटेलेक्ट और बुद्धि से बनी हुई जो भी आपकी संपत्ति होगी, जिसको हम फिर बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपका आता है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स और कॉन्ट्रैक्ट। सो ट्रेडमार्क आप समझ लेंगे, कॉपीराइट आप समझ लेंगे, ट्रेड सीक्रेट्स क्या चीज़ है? देखिए, जैसे कि कोका कोला कंपनी है तो वो कोक बनाती है, कोक बनाने की एक रेसिपी होगी कि कोक को कितने क्वांटिटी में उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिलाया जाए, तब हमें कोक का एग्जैक्ट फ्लेवर मिलेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। या आप मैकडॉनल्ड्स का कोई बर्गर लेते हैं तो वो जो मैकडॉनल्ड्स का बर्गर इंडिया में टेस्ट कर रहा है वही का वही टेस्ट आपको मिलेगा यूएसए में भी। ऐसा कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ सर्टन ट्रेड सीक्रेट्स। तो यही चीज़ एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे कि प्राइवेट टेक, कॉन्टैक्ट्स, फॉर्मूला और कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप समझ सकते हैं, विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस इन्फो। कोई आपने टेक्नोलॉजी क्रिएट करी है, एनीथिंग जो भी आपका ब्रेन चाइल्ड हो, विच इज़ डेवलप फ्रॉम योर इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि से जो भी चीज़ें बनी हो, विच इज़ दैट इज कमिंग अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो रिसेंटली द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2019 रिपोर्ट, अब आप नाम से ही इसको समझ पा रहे होंगे, विश्व भर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स
किस तरीके से वो इंडिकेटर्स जो इसके होंगे। एंड 2019 रिपोर्ट, 2019 की रिपोर्ट है, रिवील्ड दैट इंडिया इज रैंक्ड अमंग द टॉप 10 नेशंस इन टोटल रेजिडेंट एंड अब्रॉड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग एक्टिविटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका मतलब क्या है कि भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रजिस्ट्रेशंस बढ़ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। क्योंकि जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, भौतिक संपदा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो आपके रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगे तो जो कंट्री में उसमें रिसर्च वगैरह चल रहा है, मतलब आप एक तरीके से इसको ऐसा कह सकते हैं। इट इज़ एन एनुअल रिपोर्ट, जो ये रिपोर्ट होती है इसको पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वीपो, विच WIPO, which provides a wide range of indicators covering the areas of intellectual property. So एक काफ़ी सारे indicators से इसको जांचते हैं और इसके बाद ये intellectual property report तैयार करी जाती है। It draws on data from the national and regional IP offices, WIPO, the World Bank and UNESCO. WIPO has been publishing the reports annually since 2009. So 2009 से ये रिपोर्ट आ रही है और भारत, इंडिया इज रैंक्ड इन द टॉप 10 नेशंस इन टोटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग एक्टिविटी। टॉप में जो इसमें कंट्री रही है वो इस बार है चाइना, एंड उसके बाद है USA। सो USA एंड चाइना आर द फर्स्ट एंड द सेकेंड कंट्रीज इन दिस, और इंडिया ने टॉप 10 में आ गई है, रैंक्ड अमंग द टॉप 10। इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, ये हम बात करेंगे WHO से रिलेटेड, IPPR। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इमेज लगा था मुझे। चलिए आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा ये जो फ्लैग है ये कौन सी कंट्री का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, काफ़ी पॉपुलर कंट्री भी है। सो लेट्स स्टार्ट। WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस announced the initiation of independent panel for pandemic preparedness and response to evaluate the world's response to COVID-19 pandemic। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं COVID-19 इज़ अ वेरी 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 बिग पैंडमिक, और इसी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हुए चाइना की इंटीग्रिटी पे। तो एक बहुत ज़्यादा डिबेटेबल और कंट्रोवर्शियल टॉपिक ये पूरे 2020 में रहा है और शायद रहेगा भी। सो जो रीसेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि WHO की जो असेंबली हुई थी अभी रिसेंटली मई में, उसमें एक पैनल का गठन किया गया है जो कि एक रिपोर्ट बनाएगा, इवैल्यूएट करेगा कि वर्ल्ड का रिस्पांस कैसा रहा है COVID-19 के लिए। जो बहुत सारी कंट्रीज़ थी उन्होंने कैसे इस पर रिस्पॉन्ड किया है और कैसा कैसा इसमें जो भी एक्शंस लिए गए हैं क्या वो सफिशेंट थे, क्या कुछ और नया हो सकता था। तो एक पूरी इंक्वायरी करके एक पूरी अच्छे से इसको रिपोर्ट दी जाएगी अगले ईयर, नेक्स्ट ईयर एट द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। सो ये रिपोर्ट जो पेश करी जाएगी वो अगले साल पेश करी जाएगी। द पैनल विल बी को चेयर्ड बाय फॉर्मर PM ऑफ न्यूजीलैंड हेलन क्लार्क एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ लाइबेरिया एलन जॉनसन सरलीफ। प्राइम मिनिस्टर क्लार्क लीड्स। अब जो प्राइम मिनिस्टर क्लार्क हैं ऑफ न्यूजीलैंड, ये लीड करते हैं UNDP के प्रोग्राम्स को, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड प्रेसिडेंट सरलीफ जो है इज़ अ रेसिपिएंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज़। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो इसको हेड करेंगी, इसको चेयर करेंगी इस कमेटी को, और इसकी रिपोर्ट हमें अगले साल देखने के लिए मिलेगी। सो एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग MCQ हम देख लेते हैं। मैं चाहूँगा आप सब लोग इसको अटेम्प्ट करिए क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा MCQ है और साथ ही साथ आपको एक नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, इनमें से कौन सा ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन कॉज कर सकता है। वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए प्लीज़। सो आई होप आपने आंसर किया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है टॉकिंग नहीं है उसमें, फर्स्ट दैट इज कफ एंड स्नीजिंग जो है ये कॉज करते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन को। सो आंसर जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर बी, डिफरेंस बिटवीन ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन एंड एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। ये जब आपको ये चीज़ पता होगी व्हाट इज़ ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन एंड एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, उसकी वजह से उसी प्रिंसिपल पे आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट दिस मीन्स। जब हम बात करते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के बारे में, तो
जो ड्रॉपलेट साइज होता है, एक तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पीपल वो कम हो जाएगा ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के केस में, तब वो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होगा। एंड एयरबर्न जब हम बात करते हैं उसमें डिस्टेंस बढ़ जाएगा और जो वायरस है उसका जो साइज़ है वो भी छोटा हो जाएगा, तभी वो दूर तक ट्रैवल कर पाएगा। सो मान लीजिए ये ए है, ये बंदा बी है और ये बंदा सी है। सो यहाँ बी को हम मान लेते हैं ही इज़ इन्फेक्टेड विथ कोरोना वायरस। सो जब बी ए से बात कर रहा है तो वो स्नीज करता है या कफ करता है, तो जो ड्रॉपलेट्स आएंगी बाहर दैट विल हैव अ सर्टेन साइज, उनका एक साइज़ होगा। और जब ये साइज़ एक उचित दूरी तक, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही ट्रैवल कर पाएगा। अगर ए जो है वो बी की प्रॉक्सिमिटी में है, सो उसको ये वायरस कैच कर लेगा। हाउएवर मान लीजिए बी और सी हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं, बट इसमें इनके बीच में काफ़ी दूरी है। हाउएवर अगर ये एयरबॉर्न होगा वायरस, सो जो अगर इस कंडीशन में अगर बी जो है वो बात भी कर रहा होगा, सो जो ड्रॉपलेट्स नहीं, जो ड्रॉपलेट्स एग्जैक्टली जो ड्रॉपलेट्स होंगी वो एयरबर्न अगर करेंगी तो क्या होगा, वो जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं वो आगे हवा में जाके स्प्रेड करेंगी एंड सी को भी डिजीज़ हो सकेगा या हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स विच इज़ ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन एंड एयरबर्न ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन आप सीधा सीधा ये देख सकते हैं कि ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में प्रॉक्सिमिटी जो दूरी है वो बहुत कम होगी एंड एयरबर्न ट्रांसमिशन जो है वो काफ़ी दूर तक काम करेगा। सो दिस इज़ मच मोर हार्मफुल एंड मच मोर डेंजरस, क्योंकि इसमें जो है ड्रॉपलेट्स का साइज़ जो है वो बहुत ही कम है, माइन्यूट है। एंड जब वो पार्टिकल, क्योंकि देखिए पार्टिकल जो है वो नीचे क्यों आ रहा है, बिकॉज क्योंकि वो भारी है। जब ड्रॉपलेट साइज़ जो भारी होगा, अब देख सकते हैं आप जैसे ड्रॉपलेट साइज़ जो है जब वो 100 माइक्रोन मीटर का है, इसमें दिख रहा है जैसे, तो ड्रॉपलेट साइज़ जब वो बहुत ही बड़ा होगा वो सेटल कर जाएगा क्योंकि वो हैवी चीज़ होगी। जब ड्रॉपलेट साइज़ छोटा होगा जैसे 50 माइक्रोमीटर का है, तो आप देख सकते हैं तो वो कम दूरी, वो ज़्यादा दूरी तय कर पाएगा। और जैसे जैसे वो पार्टिकल का साइज़ छोटा हो जाएगा वैसे ही वो और ज़्यादा दूरी तय कर पाएगा। सो इससे क्या होगा, एयरबर्न ट्रांसमिशन इज़ मच मोर डेंजरस एंड सिवियर। अब लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मीजल्स एंड रुबेला की। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ये बताइएगा विच आर दोज 2 कंट्रीज़ जिसमें ये एलिमिनेट हुआ है रिसेंटली। सो एक चीज़ हमने पिछली बार डिस्कस करी थी, उसमें मैं क्लैरिटी के लिए आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, एडिशन आप कह सकते हैं। कंट्रोल क्या चीज़ होती है, देखिए रिडक्शन ऑफ इंसिडेंसेस एंड प्रिवलेंस टू लोकली एक्सेप्टेबल लेवल। कंट्रोल, किसी चीज़ को कंट्रोल करना हम समझ रहे हैं विच इज़ रिडक्शन। एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो जाते हैं क्योंकि पिछली वीडियो में ये इंटरचेंजेबली यूज़ हो गए थे। हाउएवर आपको इनका स्पष्ट डिफरेंस पता होना चाहिए। सो इरेडिकेशन की अगर हम बात करें, इरेडिकेशन जो होता है किसी भी बीमारी का एक जोग्राफिकल रीजन से जब उसको हटा दिया जाता है, या पॉलिटिकल जुरिस्डिक्शन, कोई कंट्री है या कोई एरिया है वहाँ से वो डिजीज़ हट जाए, तो उसको हम बोलेंगे एलिमिनेशन। इरेडिकेशन क्या होता है, इरेडिकेशन होता है टर्मिनेशन ऑफ ऑल ट्रांसमिशन बाय एक्सटर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स थ्रू सर्विलेंस एंड कंटेनमेंट। इरेडिकेशन होता है उसको जड़ से ख़त्म कर देना। सो ये जो डिफरेंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन। सो लेट्स कवर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टाइगर सेंसस सेट्स अ न्यू गिनीज रिकॉर्ड। सो टाइगर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, शेड्यूल 1 में आते हैं ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग। अब देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, वर्ल्ड जो न्यू गिनीज रिकॉर्ड है उसमें ये दर्ज हुआ है जो हमारा टाइगर सेंसस होता है, फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे। The fourth cycle of All India Tiger Estimation 2018 has made it to the Guinness Book of World Records। जिन लोगों को नहीं पता है कैमरा ट्रैपिंग क्या होता है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक ट्री है, यहाँ पर एक ट्री है, ये ट्री हो गया, बड़ा फनी सा ट्री है। सो ये ट्री हो गया है और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कैमरा ट्रैप लगा देते हैं, ये करके ऐसा करके यहाँ पर एक कैमरा ट्रैप हो जाता है जो बन जाता है इस पर। सो ये जो है ये कैमरा मूवमेंट
अब बहुत तरीके से काम करता है कैमरा ट्रैप्स, बट ज़्यादातर आप सेंसर डिटेक्टिंग अगर इसकी बात करें तो यहाँ से जब भी कोई एनिमल क्रॉस करेगा इस एरिया से, तो ये जो कैमरा है वो उसकी फ़ोटो खींच लेगा। अब आप देखिए इतने सारे टाइगर्स होंगे, उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो टाइगर्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? टाइगर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है उनके स्ट्रिप पैटर्न से। जो ये स्ट्रिप्स आप देख पा रहे होंगे टाइगर की स्किन पे, जो मतलब उनके जो कोट है उस पर आप देख पा रहे होंगे। सो ये जो होता है, इन स्ट्राइप्स से टाइगर को एक टाइगर से दूसरे टाइगर में हम डिफरेंस कर सकते हैं। सो टाइगर सेंसस 2018 ने वर्ल्ड न्यू गिनीज रिकॉर्ड में अपनी जगह बना ली है। सो टाइगर सेंसस 2018, 26,838 कैमरा ट्रैप लोकेशंस सेट इन 141 साइट्स। अब इतना सारा आप डेटा देख सकते हैं, इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इट्स अ वेरी वेरी बिग ह्यूज स्केल पे इसको अमल में लाया जाता है टाइगर सेंसस। अब अगर हम टाइगर सेंसस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, इट इज़ कंडक्टेड एवरी 4 years, हर 4 साल में इसको करा जाता है। सन 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2006 से आप 4 साल लगा सकते हैं। 2006, फिर उसके बाद 2010, उसके बाद 2014 और 2018। सो जो हमने 4th साइकिल की बात करी थी वो 4th साइकिल थी 2018 में, क्योंकि ये 4th बार हुआ था। हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश और कर्नाटका का आपको डेटा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही क्लोज डिफरेंस है। 2 टाइगर्स का केवल डिफरेंस आप देख सकते हैं। 526 टाइगर्स हैं मध्य प्रदेश में, विच इज़ द हाईएस्ट। उसके बाद है कर्नाटका में, दैट इज़ 524। और उसके बाद जो 3rd हाईएस्ट है वो है हमारे स्टेट उत्तराखंड में, विच इज़ 442। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान रख सकते हैं। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ एम स्ट्राइप्स? सो एम स्ट्राइप्स क्या था? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये बेसिकली एक ऐप डिज़ाइन करी गई थी कि हम जो स्टेटस, जो हम टाइगर्स का जो ये सेंसस हुआ था उसमें ये ऐप यूज़ में लाई जा रही थी, कि हम जो टाइगर सेंसस में उसको टेक्नोलॉजी पे बेस करके एक अच्छा डेटा लाने की कोशिश थी। तो बहुत ही अच्छी ऐप थी। और ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ एम स्ट्राइप्स एंड किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये टाइगर सेंसस से ये रिलेटेड था। एक और इंटरेस्टिंग और काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में था ये काजी 106F। सो आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ काजी 106F? क्या ये सैटेलाइट है? क्या ये बंदूक है? क्या ये इजराइल से इंपोर्ट किया हुआ कोई वेपन है? ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो आपको पता होना चाहिए काजी 106F क्या है। ये बेसिकली ओनली गोल्डन टाइगर इसे कहा जा रहा है। ये बेसिकली पाया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में, और इसकी पहले भी फ़ोटोज़ ली गई थी एंड काफ़ी समय बाद इसकी फिर से जो फ़ोटो ली है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया व्हाट इज़ काजी 106F, इट इज़ अ गोल्डन टाइगर। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मंगोलियन कंजूर के बारे में। मंगोलियन कंजूर इज़ बीइंग रीप्रिंटेड। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, ये जो प्रोग्राम था ये अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया था 4 जुलाई को, जिस दिन आपको पता होगा गुरु पूर्णिमा थी। और 4 जुलाई को जब ये प्रोग्राम हुआ था उसमें मंगोलियन कंजूर की बात करी गई है। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ टेकन अप द प्रोजेक्ट ऑफ रीप्रिंटिंग 108 वॉल्यूम्स ऑफ मंगोलियन कंजूर बाय March 22 अंडर द नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब हम बात करते हैं, देखिए 108 वॉल्यूम्स में, वॉल्यूम्स मतलब किताबें आप कह सकते हैं, ऑफ मंगोलियन कंजूर। ये बेसिकली टेक्स्ट है, ठीक है। इट इज़ अ बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट इन 108 वॉल्यूम्स एंड इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट इन मंगोलिया। इट इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग अ कल्चरल आइडेंटिटी टू मंगोलिया। मंगोलिया में काफ़ी सारे लोग बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। इसका भी एक इतिहास रहा है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वहाँ बुद्धिस्ट हैं, वो अपने आप को बुद्धिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। इन द मंगोलियन लैंग्वेज कंजूर मीन्स कंसाइज ऑर्डर्स द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन पर्टिकुलर। तो कहा जाता है कि ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं लॉर्ड बुद्धा के एंड बहुत ही होली टेक्स्ट इसको माना जाता है। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम तिब्बतन एंड इज़ रिटन इन क्लासिकल मंगोलियन। सो टिबेटन बौद्धिज़्म जो है, जो टिबेटन बुद्धिज़्म है, उसका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है एंड उसको ट्रांसलेट करके हमने बनाया मंगोलियन कंजूर। सो अब बेसिकली क्या चीज़ हुई है, देखिए डेवलपमेंट ये है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है हमारी,
उसने इसको रीप्रिंट कर रहे हैं, बिकॉज ये जो डेटा था, जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स थे जिनको हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये जो था बहुत फ्रेजाइल होती हैं, तो इनको कैसे हम संरक्षण इनका कर सकते हैं, इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट होती हैं। अब आप इनको अगर ऐसे पढ़ने लगेंगे तो क्या पता ये इतनी फ्रेजाइल है कि ये टूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए। तो उसी को देखते हुए एक इसको देखा जा रहा है, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर का हम अपना यूज़ कर रहे हैं। सो मंगोलिया को हम इसमें इन्वॉल्व करके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया और 2022 तक इसको लाया जाएगा। अभी रिसेंटली ये हुआ है कि इसके 5 वॉल्यूम्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, हाँ 5 वॉल्यूम्स इसके दिए गए हैं, मंगोलियन कंजूर बीइंग रीप्रिंटेड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंगोलिया आपको ध्यान रखना है, मंगोलिया कहाँ है, चाइना के ऊपर आप देख सकते हैं, दिस इज़ द लोकेशन ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल जो है वो है उलन बतार। अब एक इम्पॉर्टेंट और माइन्यूट सा डिफरेंस है, अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से आप इस मैप को देखेंगे तो आपको दिखेगा कज़ाकिस्तान। जो एक कज़ाकिस्तान है और मंगोलिया है, ऐसा लग रहा है कि इनकी बॉर्डर शेयर हो रही हैं यहाँ पर। हाउएवर मंगोलिया और कज़ाकिस्तान बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, मंगोलिया और कज़ाकिस्तान बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, और ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। आपको मैप, अगर आप गूगल मैप्स पे जाके इसको जूम करके देखेंगे तब शायद आपको दिखेगा कि कज़ाकिस्तान मंगोलिया बॉर्डर शेयर नहीं करते। और मैं आपको इतनी बार इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार प्रश्न आ चुका है कि क्या मंगोलिया जो है और कज़ाकिस्तान है वो बॉर्डर शेयर करते हैं या नहीं। और अगर डायरेक्टली नहीं आएगा तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि मंगोलिया के नेबर्स इनमें से कौन कौन से हैं, या इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं, चाइना, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ऐसे ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। तो आप उसमें एलिमिनेट करने में आपको आसानी होगी। इस मैप में एक चीज़ गलत है और वो है अस्ताना। अस्ताना नहीं है अब कज़ाकिस्तान की कैपिटल, उसका नाम चेंज हो गया है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए व्हाट इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ कज़ाकिस्तान। लेट्स गो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कवर आर न्यूज़ शॉर्ट्स में नैट ग्रिड। नैट ग्रिड क्या चीज़ है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड हैज़ साइंड एन MOU विद NCMR, दैट इज़ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स। ठीक है, दिस शुड बी NCRB कर दीजिएगा इसको प्लीज़, विद NCRB टू एक्सेस द सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन डेटाबेस ऑन FIRs एंड स्टोलन व्हीकल्स। प्रोजेक्ट एम इज़ टू गो लाइव ऑन 31 दिसंबर 2020। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। NCRB जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साथ मिलकर नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को स्टैब्लिश किया गया है। बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन है, FIRs हैं, स्टोलन व्हीकल्स के बारे में, एक ये पूरा डेटाबेस होगा जिसको ऑल ओवर इंडिया एक्सेस करा जा सकेगा। सो नैट ग्रिड आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ नैट ग्रिड, ये किसके साथ काम कर रहा है। NCRB काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये कब फॉर्म हुआ था और ये साल में कितनी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है? चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, ये साल में 3 रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। बट आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि NCRB कौन सी 3 रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटी मिशन ओपन द रजिस्ट्रेशन फॉर साइकिल्स फॉर चेंज। देखा जा रहा है जब से लॉकडाउन हुआ है या जब से कोविड-19 की सिचुएशन आई है, लोग साइकिलिंग को प्रेफर कर रहे हैं। आज भी अखबार में जो न्यूज़पेपर है उसमें एक आर्टिकल इसी से रिलेटेड आ रखा था कि कैसे साइकिल्स की डिमांड बढ़ चुकी है। सो साइकिल फॉर चेंज जो स्मार्ट सिटी मिशन है, ओपन द रजिस्ट्रेशन फॉर साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज ऑन 10th जुलाई, लॉन्च्ड ऑन 25th जुलाई बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ने एक ये साइकिल्स फॉर चेंज करके चैलेंज करा है। शुरुआत आपको ये ध्यान रखना है कि साइकिल्स की डिमांड बढ़ चुकी है and is help the cities connect with their citizen as well as experts to develop a unified vision to promote cycling। कैसे हम साइकिलिंग को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में। सो ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च्ड ऑन 5th में। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 5 मई 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। समुद्र सेतु को जितने भी भारत के जो इंडियंस थे काफ़ी सारे, उनको सी रूट से वापस अपनी कंट्री में लाया गया था। अबाउट 3,992 इंडियंस, इतने सारे नेशंस, इंडियन नेशनल्स को वापस लाया गया फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। एंड बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही लार्ज स्केल पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन आप कह सकते हैं। INS जलाश्वा, एरावत, INS शार्दुल एंड INS मगर participated in this operation which lasted over 55 days। ऑपरेशन समुद्र सेतु आपसे पूछा जा सकता है हेल्ड इन 2020। इसके साथ आप 2 ऑपरेशन और ध्यान रख सकते हैं। ऑपरेशन सुकून जो कि चलाया गया था इंडियन नेवी के द्वारा 2006 में बायरूट में,
विच इज़ लेबनन। लेबनन की कैपिटल है बेरूट। और ऑपरेशन राहत 2015 में चलाया गया था यमन, एंड यमन की कैपिटल है सना। सो ये था हमारा पूरा डिस्कशन इस वीडियो का। वीकली करंट अफेयर्स में आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। डू शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स below. I hope you liked it. Thanks for watching and take care until next time.